जय हिंद सभी छात्रों को। और आज एक नई क्लास के साथ हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, यानी प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ा, और फिर महाजनपद काल पे आ गए। सिंधु सभ्यता में लोगों को किस धातु का ज्ञान था? तो कांसा। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। वैदिक सभ्यता में लोगों को किस धातु का ज्ञान था? तांबा। इसे ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जहां सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति। सिंधु सभ्यता को हम प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। और जब महाजनपद काल आता है तो इसे हम दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं। महाजनपद काल के लोगों को किस धातु का ज्ञान था? लोहा। यानी महाजनपद काल को हम लौह युगीन सभ्यता कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? लौह युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता में कांसे का ज्ञान था तो कांस्य युगीन सभ्यता। वैदिक काल के लोगों को तांबे का ज्ञान था तो ताम्र युगीन सभ्यता। और महाजनपद काल में लोगों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए हम इसको लौह युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। जहां सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया, वहीं महाजनपद काल को दूसरी नगरीय क्रांति कहा गया। इस प्रकार से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए टॉपिक को आगे हम लोग लेकर चलते हैं। और लास्ट क्लास में हमने बात को ख़त्म किया था महाजनपद काल में 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के साथ। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध, जो कि आज का दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिला का जो इलाका है बिहार में, वहाँ के आसपास भी ये फैला हुआ था और सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे पहली बात, अगर हम ये कहें कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का कारण क्या था, मगध अगर शक्तिशाली था तो उसका कारण, मगध के शक्तिशाली होने का पहला कारण था कि कृषि का जो भी कार्य था, अगर कृषि कार्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृषि के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण स्थल था। चूँकि गंगा नदी का आसपास का इलाका लगता था, तो कृषि कार्य के लिए, और वहाँ की जो ज़मीन थी, वहाँ की जो मिट्टी थी, उत्पादक क्षमता उसकी ज़्यादा थी। तो पहली चीज़ कृषि प्लस पॉइंट था कि कृषि के कार्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मगध एक महत्वपूर्ण स्थल था। दूसरी बात, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है मगध को शक्तिशाली बनाने में, वो था खनिज। मगध का जो इलाका था वो खनिज स्थल के लिए प्रसिद्ध था। और खनिज स्थलों की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि एक छोटा नागपुर पठार का इलाका लगता है। छोटा नागपुर पठार, अगर आप मानचित्र पे जाते हैं तो बिहार का इलाका कहीं यहाँ पे है, और इस पूरे इलाके पे जो एक बहुत बड़ा प्लेटू था उसका नाम था छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से कोयला, लोहा, अभ्रक, एल्युमिनियम, इन सारी चीज़ों की भरपूर मात्रा पाई जाती है छोटा नागपुर पठार पे। छोटा नागपुर पठार को हम ज्योग्राफी में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो खनिज स्थल इनके पास भरपूर थे, कृषि के दृष्टिकोण से इनके पास उत्तम स्थल थे।
और खनिजों में इन्होंने व्यापक पैमाने पर, चूँकि उस समय लोहे की क्रांति हुई थी, तो व्यापक पैमाने पर लोहे का निर्यात किया मगध के शासकों ने। और इनके शक्तिशाली बनने का सबसे बड़ा कारण था लोहे का व्यापार करना। चूँकि छोटा नागपुर पठार जो था, उस क्षेत्र का जो इलाका था बिहार के आसपास, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहे का ही उत्पादन आज भी होता है। अब वो इलाका कट के झारखंड में चला गया है, कुछ छत्तीसगढ़ में चला गया है जब नए राज्यों के गठन हुए, लेकिन पहले वो बिहार का हिस्सा हुआ करते थे। तीसरी बात जो थी, मगध के शासकों के पास हाथियों की उपलब्धता थी। इनके पास भारी मात्रा में हाथियों की संख्या थी। इसके अलावा इनकी जो राजधानी थी गिरिब्रज, राजधानी इनकी काफ़ी सुरक्षित थी। इनकी राजधानी की सीमा काफ़ी सुरक्षित थी, जिस पर अटैक करने से पहले किसी भी अन्य शासक को सोचना पड़ता था। तो ये एक भी सबसे बड़ा कारण ये भी था। इसके अलावा जो व्यापारिक मार्ग थे वो उनकी स्थिति भी अच्छी थी। व्यापारिक मार्ग, यहाँ से इनका सामान बाहर के देशों में सप्लाई करने के लिए यहाँ से इस इलाके से निकाल दिया जाता था। तो व्यापारिक मार्ग इनके पास अच्छे थे, जो कि विदेशी देशों के साथ व्यापार किया करते थे। अगला कारण, शक्तिशाली शासकों की एक लंबी श्रृंखला चली आई। मगध में जितने भी शासक हुए, लगभग चाहे वो अजातशत्रु रहे हों, चाहे वो स्वयं बिंबिसार रहे हों, चाहे वो उदयन रहे हों, और चाहे वो नागदशक रहे हों। नागदशक अंतिम शासक थे, उनकी थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर भी हो गई। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण था मगध के और शक्तिशाली होने का, जो आर्यों द्वारा रूढ़िवादी परंपरा थी। आर्यों ने जो रूढ़िवादी परंपरा शुरू की थी, उसका इनके ऊपर बहुत ही कम प्रभाव रहा। रूढ़िवादी परंपराओं से ये बहुत ही कम अपने आप को जोड़ के रखे, ये भी मगध के शक्तिशाली होने का एक बड़ा कारण था। तो एक छोटी सी चर्चा कि मगध आखिर में इतना शक्तिशाली बना कैसे, उस पर हमने चर्चा की। अब चलिए देखते हैं मगध के शासकों के बारे में कि कौन कौन से शासक आए और किस प्रकार से उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को संभाला और कैसे कैसे उन्होंने शासन किया। अगर हम मगध की बात करते हैं तो 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली। मगध कहाँ पड़ता था ये हमको पता है, बिहार में। प्रश्न किस आधार पे पूछे जाएंगे? सबसे पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने हुआ कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। ठीक। दूसरी बात, राजधानी अभी कल हमने पढ़ा था, मगध की राजधानी गिरिब्रज। या कहीं कहीं इसी को राजगृह भी लिखा गया है। और बाद में राजधानी पाटलिपुत्र भी हुई थी। और पाटलिपुत्र राजधानी किसके शासनकाल में हुई और किसने स्थापना किया था? तो उस शासक का नाम था उदयन। ठीक। इसके अलावा मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो यहाँ पे कुल राजवंशों की संख्या थी 4। 4 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से राजवंश थे? पहला राजवंश था हर्यक वंश। दूसरा राजवंश था शिशुनाग वंश। तीसरा था नंद वंश। और चौथा था मौर्य वंश। इन 4 प्रमुख राजवंशों के शासकों ने यहाँ पर शासन किया।
अब प्रश्न बारी बारी से आता है। अगर बात की जाए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, अगर हम इन राजवंशों के संस्थापकों की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, अगर इनके अंतिम शासक की बात की जाए, इन वंशों के अंतिम शासक कौन हुए, तो जहां हर्यक वंश में अंतिम शासक थे नागदशक, शिशुनाग वंश में अंतिम शासक कौन था, शिशुनाग वंश में अंतिम शासक कालाशोक। और महापद्म नंद के बाद अंतिम शासक घनानंद। और मौर्य वंश में अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग शासकों ने अपना शासन किया, लंबे कार्यकाल तक सबका शासन चला। और यहाँ पे दरअसल थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। शिशुनाग वंश में अंतिम शासक थे नंदीवर्धन, कालाशोक नहीं, नंदीवर्धन। तो ये संस्थापक और ये अंतिम शासक, ये तो एक जनरली क्वेश्चन हो गया जो अक्सर परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा विस्तृत तरीके से अगर इनकी हम बात करें। पहली बात होती है हर्यक वंश की। अगर हर्यक वंश में हम बात करें तो हर्यक वंश में कौन कौन से शासक हमको मिलते हैं। हर्यक वंश में सबसे पहला शासक बिंबिसार। हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद अगला शासक अजातशत्रु। हर्यक वंश में अजातशत्रु के बाद अगला शासक उदयन। और उदयन के बाद अगला शासक कालाशोक। हर्यक वंश कब आया था? 544 बीसी में। 544 बीसी में हर्यक वंश के शासकों की ये लिस्ट रही। इन शासकों ने शासन किया हर्यक डायनेस्टी के अंतर्गत। ठीक, अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर प्रश्नों की बात करें तो मगध की सत्ता पे हमने देखा कि कौन कौन से शासकों ने शासन शुरू किया। हर्यक वंश शुरुआत होती है। हर्यक वंश में सबसे पहला शासक कौन है? बिंबिसार। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक कहे गए। फिर प्रश्न बनता है कि हर्यक वंश में अंतिम शासक कौन था? तो कालाशोक के बाद, कालाशोक नहीं, नागदशक, माफी चाहूँगा जल्दबाजी में लिख दिए, नागदशक यहाँ पे होगा। तो अंतिम शासक आपका नागदशक। संस्थापक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक। अब प्रश्न ये बनता है कि पितृहंता वंश किसे कहा गया? हर्यक वंश को। क्यों? क्योंकि इसके सभी शासकों ने अपने पिता को मार डाला।
बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उदयन ने मारा, उदयन को नागदशक ने मारा। ये जो एक परंपरा थी ये इनके हर्यक वंश के राजाओं के बीच में चली आई, तो इसलिए इसको पितृहंता, पितृहंता का मतलब पिता की हत्या करने वाला, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं कि अजातशत्रु किसका बेटा था? अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। इसके अलावा बिंबिसार ने बिंबिसार की पत्नियां, तो बिंबिसार की कितनी पत्नियां थीं? 3। पहला कोसल जो महाजनपद था, कोसल महाजनपद, वहाँ की एक राजकुमारी थी जो कि राजा प्रसेनजीत की बहन थी, जिनका नाम था महाकोसला। पहली शादी इन्होंने इनसे की थी। दूसरी जो शादी थी वो वैशाली के राजा थे चेटक, उनकी पुत्री थी। जिनका नाम था चिलन्ना, इनसे शादी किया था। और तीसरा पंजाब, पंजाब जो था उस समय वो मध्य देश कहा जाता था, और मध्य देश की राजकुमारी थी क्षेमा। तो इस प्रकार से बिंबिसार ने 3 शादियां प्रमुख रूप से की थी। ठीक, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार शुरुआत में तो जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का। बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म। ठीक, किसके दरबार में प्रमुख राजवैद्य जीवक रहता था? इन्हीं के दरबार में, बिंबिसार के ही दरबार में जो प्रमुख राजवैद्य था जीवक, वो इन्हीं के दरबार में रहा करता था। और उसको इन्होंने, एक गणिका का वो पुत्र था जिसका नाम कहीं कहीं किताबों में आम्रपाली और कहीं कहीं सालवती के नाम से दिया गया है, तो उसको इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा था। और बाद में उसने आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद एक बड़ा आचार्य बनकर आया। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बहुत प्रश्न आते रहते हैं इस तरीके से। तो इन प्रश्नों को विशेष ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करते हैं अब अजातशत्रु की। बिंबिसार से संबंधित जो प्रश्न थे लगभग यही आते हैं। अगर हम अजातशत्रु की बात करें, अजातशत्रु से तो पहला प्रश्न बनता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? इसका उपनाम था कुणिक। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक,
फिर अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और अगर बात की जाए पहली बौद्ध संगीति की, तो इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। ठीक, चलिए तो आगे जो है, इसके आगे अजातशत्रु के बाद उदयन से एक प्रश्न आता है अक्सर परीक्षा में कि उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था, महाजनपद काल से हमने मगध स्टार्ट किया और मगध में एक राजवंश यानी हर्यक वंश खत्म किया। अगली क्लास में हम शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, अगर हम यहाँ पर चर्चा ही कर लेते हैं शिशुनाग वंश से, अगला जो वंश आता है शिशुनाग। शिशुनाग वंश से आपका एक प्रश्न केवल बनता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक, नाम ही उनका था शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। और अगर प्रश्न आता है कि अंतिम शासक, तो अंतिम शासक अभी हमने पीछे देखा था नंदीवर्धन। इसके अलावा बहुत ही कम प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं शिशुनाग वंश से। आगे बात करते हैं नंद वंश की। और नंद वंश से प्रश्न अगर आता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो अभी हमने पीछे देखा कि महापद्म नंद संस्थापक थे नंद वंश के। और अगर हम बात करते हैं अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक था इस पर घनानंद। और अगर बात करें कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था, तो जब सिकंदर का अटैक हुआ भारत पर, तो उस समय नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय घनानंद का शासन था। अब प्रश्न ये बनता है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया था? तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और इस प्रकार से नंद वंश की समाप्ति हो जाएगी और अगला वंश स्टार्ट हो जाएगा और उस वंश का नाम होगा मौर्य वंश। तो अगले क्वेश्चन हमारे मौर्य वंश से होंगे। मौर्य वंश एक बड़ा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ईमानदारी के साथ आप लोग लगे रहिए। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद।